नमस्कार, मैं हूं शुभी और हिंदी विशेष पर हम पढ़ रहे हैं हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इस क्रम में हम 6 क्लासेस पहले कर चुके हैं। आज हमारी 7वीं क्लास है। यदि आप में से कोई नया जुड़ा है जो इन क्लासेस को देख रहा है तो आप क्रम से देखें, नोट्स बनाएं, तो ये क्लासेस आपको बेहतर ढंग से समझ आएंगी। चलिए, तो आज का हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आज हमें पढ़नी है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं की प्रथम अवस्था, पाली भाषा। तो पाली भाषा का समय काल क्या है, ये हम कल देख चुके थे। पाली भाषा का समय है 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक का समय, और पाली भाषा को मध्यकालीन आर्य भाषा की प्रथम अवस्था माना जाता है। ये हमने कल देख लिया था। पाली को प्रथम प्राकृत और बौद्ध प्राकृत भी कहते हैं। तो बौद्ध प्राकृत क्यों कहते हैं पाली को? क्योंकि जो बौद्ध धर्म है उसके जो ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ, वो पाली भाषा में लिखे गए हैं, और साथ ही गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश हैं वो पाली भाषा में ही दिए थे। इस कारण से बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में तत्कालीन जनभाषा अर्थात पाली का बहुत ज़्यादा योगदान रहा। इसीलिए पाली का एक और नाम क्या पड़ गया? बौद्ध प्राकृत पड़ गया। अगला जो हमारे पास पॉइंट है वो है अशोक के शिलालेखों की भाषा होने के कारण पाली को अभिलेखीय या शिलालेखीय प्राकृत भी कहते हैं। तो अशोक ने भी जो शिलालेख लिखवाए वो जनभाषा में ही लिखवाएंगे, राजा तो उसी भाषा में लिखवाएंगे ना, जो भाषा जनता को समझ आती होगी। तो तत्कालीन जनभाषा क्या थी? पाली थी, और पाली में अशोक ने शिलालेख लिखवाए, अभिलेख लिखवाए। इस कारण से जो पाली भाषा है उसका एक और नाम क्या पड़ गया? अभिलेखीय या शिलालेखीय प्राकृत। उसके बाद हमारे पास ये पॉइंट है कि पाली शब्द का प्राचीनतम प्रयोग 4वीं सदी में लंका में लिखित दीपवंश में बुद्ध वचन के रूप में हुआ है। तो एक ग्रंथ है यहाँ पर दीपवंश, दीपवंश और महावंश, ये 2 ग्रंथ हैं जो कि श्रीलंका की ऐतिहासिक जानकारी इनसे हमें मिलती है। एक तरह के ऐतिहासिक ग्रंथ हैं ये, वहाँ के राजाओं की जानकारी, उनके वंशजों की जानकारी हमें इन ग्रंथों से मिलती है। तो उन ग्रंथों में जो पाली शब्द है उसका उपयोग हुआ है, और पाली किसका समानार्थी है? बुद्ध वचन का। चूंकि भगवान बुद्ध ने अपने वचन पाली भाषा में कहे थे, इसलिए पाली बुद्ध वचन का पर्याय बन गई। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, बुद्ध घोष ने भी पाली को बुद्ध वचन ही माना है। तो एक प्रसिद्ध बौद्ध धर्म के आचार्य हैं बुद्ध घोष, उन्होंने भी पाली को क्या माना है? बुद्ध वचन ही माना है। उसके बाद हमारे पास एक और पॉइंट है कि भाषा के अर्थ में पाली का प्रयोग कब हुआ? तो भाषा के अर्थ में पाली का प्रयोग अत्याधुनिक है, और किसके द्वारा किया गया? यूरोपीय लोगों के द्वारा किया गया। तो सबसे पहले जब जो यूरोपीय विद्वान हैं वो आए, भारत में आए ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक भाषा है जिसके ग्रंथ मिल रहे हैं। तो जब उन्होंने अध्ययन किया विस्तृत तौर पर, तब उन्होंने भाषा को क्या नाम दिया? पाली। उससे पहले पाली किसका पर्याय थी? भाषा का पर्याय नहीं थी, बुद्ध वचन का पर्याय थी। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम देख लेते हैं कि पाली भाषा में जो ग्रंथ लिखे गए कौन कौन से थे और क्या क्या साहित्य मिलता है पाली भाषा का। तो सबसे पहले तो त्रिपिटक मिलते हैं जो कि बौद्ध धर्म के धार्मिक ग्रंथ हैं। और त्रिपिटक में क्या क्या शामिल है? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक शामिल हैं। हुआ क्या था, अशोक ने, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि अशोक ने अपनी पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा था। तो जब वो लंका पहुंचे तो अपने साथ 3 पिटारे ले गए थे, जिनमें ये 3 ग्रंथ थे। कौन कौन से थे? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। इसीलिए इनका नाम त्रिपिटक पड़ गया। और विनय पिटक में क्या है? तो बौद्ध धर्म के जो संघ होते थे उनके संचालन के नियम किस में दिए गए हैं? विनय पिटक में दिए गए हैं। वहीं सुत्त पिटक जो है उसमें भगवान बुद्ध ने जो उपदेश साधारण अवस्था में दिए वो दिए गए हैं, मतलब सामान्य बातचीत के दौरान उन्होंने अपने शिष्यों को जो उपदेश दिए वो सुत्त पिटक में संकलित हैं। और अभिधम्म पिटक में धार्मिक चर्चाएं या धार्मिक उपदेश संकलित हैं। उसके बाद और कुछ ग्रंथ हैं। एक धम्मपद है जिसको कि बौद्ध धर्म की गीता भी कहा जाता है। धम्मपद को मिलिंद पन्हो एक ग्रंथ है जिसके जो रचनाकार हैं वो नागसेन हैं। नागसेन एक राजा हुआ करता था 2री शताब्दी ईसा पूर्व में, मिनांडर नाम का राजा।
तो मिनांडर नाम का जो राजा था वो इंडो ग्रीक राजा था, मतलब भारत यूनानी राजा था वो। और जब वो भारत में आया, यहाँ पर उसने अपना शासन स्थापित किया, तो एक बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध आचार्य थे आचार्य नागसेन। आचार्य नागसेन उसके दरबार में गए और फिर वहाँ पर मिनांडर ने उनसे प्रश्न किए नागसेन से, और नागसेन ने मिनांडर के प्रश्नों के उत्तर दिए। तो वो जो प्रश्नोत्तर हैं वही संकलित है मिलिंद पन्हू में, जिसके की रचयिता कौन है? नागसेन है। और फिर एक ग्रंथ है अट्ठकथा, ये बुद्धघोष का ग्रंथ है, और बुद्धघोष का नाम हमने ऊपर भी पढ़ा है। बुद्धघोष क्या कहते हैं? पाली को बुद्ध वचन कहते हैं। और महावंश, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि महावंश और दीपवंश ये ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जिनसे हमें श्रीलंका के इतिहास की जानकारी मिलती है और साथ ही बौद्ध धर्म को समझने में भी ये सहायक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। पाली के व्याकरण ग्रंथ। पाली में हमें कौन कौन से व्याकरण ग्रंथ मिलते हैं? तो पाली में जो हमें पहला व्याकरण ग्रंथ मिलता है वो है कच्चायन व्याकरण। कच्चायन व्याकरण जो ग्रंथ है वो कच्चायन ने लिखा है 7वीं सदी में। उसके बाद दूसरा जो ग्रंथ हमें मिलता है वो है मोग्गलन व्याकरण, और मोग्गलन व्याकरण के रचयिता हैं महामोग्गलन। ये सर्वश्रेष्ठ व्याकरण माना गया है। तो पाली का सर्वश्रेष्ठ व्याकरण कौन सा माना गया है? मोग्गलन व्याकरण। चलिए अब मुझे ये बताइए कि हमने लौकिक संस्कृत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ पढ़ा था, वो व्याकरण ग्रंथ कौन सा था और उसके रचयिता कौन थे? उसके बाद तीसरा जो पाली का व्याकरण ग्रंथ है वो है सद्दनीति। सद्दनीति के रचयिता कौन है? अग्गवंश। ये एक बर्मी भिक्षु हैं जिन्होंने 12वीं सदी में ये ग्रंथ लिखा। मैंने यहाँ पर ये जो सदियाँ हैं वो बस मेंशन कर दी हैं ताकि आपको एक मोटा मोटा आइडिया रहे कि ये ग्रंथ कब लिखे गए। आपको बस ग्रंथ और उनके रचनाकार याद रखने हैं। कच्चायन ने, अब हम देख लेते हैं ध्वनियाँ कितनी मानी गई हैं। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग ध्वनियाँ मानी हैं। जैसे हमने देखा था कि जो वैदिक संस्कृत थी उस समय पर 52 ध्वनियाँ थी। उसके बाद जब हम लौकिक में आते हैं तो ध्वनियाँ कितनी रह गई? 4 घट गई, तो कितनी हो गई? 48। अब हम पाली में आए हैं, तो पाली में ध्वनियाँ कितनी मानी गई हैं? पाली में 41 ध्वनियाँ मानी हैं कच्चायन ने। तो ये जो कच्चायन है जिन्होंने कच्चायन व्याकरण लिखी है, इन्होंने 41 ध्वनियाँ मानी है पाली में। और मोग्गलन ने कितनी मानी है? मोग्गलन ने मानी है 43 ध्वनियाँ। तो आपको एक चीज़ और याद रखनी है इससे कि इन्होंने 8 स्वर और 33 व्यंजन माने हैं, और मोग्गलन ने कितने माने हैं? 10 स्वर और 33 व्यंजन। तो व्यंजन दोनों ने समान माने हैं, बस स्वरों की संख्या में थोड़ा सा अंतर है। भोलानाथ तिवारी जी ने कितनी ध्वनियाँ मानी है? तो इन्होंने 47 ध्वनियाँ मानी हैं। और कुछ ये इंपॉर्टेंट से फैक्ट्स लगे मुझे, हालांकि ये पूरा चैप्टर जो है वो दिया हुआ है भोलानाथ तिवारी जी की किताब में भी और हरदेव बहारी जी की किताब में भी। तो ध्वनियों में क्या क्या परिवर्तन हुए, किस तरह से बदलाव आया, उसको यदि आप डिटेल में जानना चाहें तो आप ये 2 किताबें भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो कुछ फैक्ट्स मैंने यहाँ पर रखे हैं। तो पाली में जो अनुस्वार और विसर्ग होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग तो आपको पता होगा, ये जो होता है ये अनुस्वार होता है अंग, और ये जो अहा होता है ये विसर्ग होता है। तो जो अनुस्वार है उसको अनुस्वार ना कहकर क्या कहा जाता था? निगहित कहलाता था। ये अगर आपसे पूछ दिया जाए पेपर में सवाल कि निगहित क्या है, पाली भाषा का अनुस्वार है, वैदिक का अनुस्वार है, लौकिक का अनुस्वार है, तो आपको पता होना चाहिए। और पाली भाषा में जो बाकी के 2 शा थे, ये वाला तालव्य शा और ये वाला मूर्धन्य शा, ये दोनों शा विलुप्त हो गए, केवल एक शा रह गया। ये शा कौन सा है? ये दंत्य शा है। तो शब्द संपदा जो पाली की थी वो तद्भव आधारित थी। ये याद करने वाली चीज़ नहीं है, जैसे ये शब्द संपदा हमने पढ़ा है, याद करने वाली चीज़ नहीं है। शा श शा ये हमने पढ़ा, ये भी बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं कि जब आप देख रहे हैं कि भाषा जो है वो सरल हो रही है, पाली जो कि जन भाषा है, तो उसमें जो कठिन लगने वाली चीज़ें हैं वो अपने आप हट जाएंगी। अब जैसे आप तद्भव और तत्सम को देखते हैं, तो तत्सम संस्कृत ऐसे शब्द होते हैं ना जो संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में ले लिए गए हैं। तत्सम मतलब संस्कृत के समान, उसके समान, तो किसके समान? संस्कृत के समान। और तद्भव वे शब्द होते हैं जो थोड़े से अलग रूप में हमारे सामने आए हैं हिंदी में। जैसे रात्रि है, तो जो रात्रि शब्द है वो हो गया तत्सम शब्द,
रात्रि को जब थोड़ा सा विकृत होके ये शब्द निकल कर आया या सरलीकृत होके आया तो क्या हो गया, रात। और रात को कैसा शब्द हो गया, ये तद्भव शब्द हो गया। तो शब्द संपदा का जो आधार था पाली का वो तद्भव था। ये मैं आपको यहाँ पर इसलिए इतना बता रही हूँ कि जब हम हिंदी पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि शब्द संपदा किस तरह से बदली है, किस तरह से जो वैदिक और लौकिक थे उस समय तत्सम शब्द हुआ करते थे, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, इनके समय तद्भव शब्दों का ज़्यादा बाहुल्य रहा, और फिर किस तरह से और किस कारण से हिंदी में जाने पर वापस से जो तत्सम शब्द हैं वो वापस से उनकी हमें बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देती है। तो इस पूरे विकास क्रम को समझने के लिए आपको ये याद रखना ज़रूरी है कि क्यों किस समय पर कौन से शब्द हुआ करते थे ज़्यादा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पर हमें दिए गए हैं पाली की उत्पत्ति से संबंधित मत, तो अब हम एक एक करके इनको देख लेते हैं। पाली की उत्पत्ति किस विद्वान ने किस शब्द से मानी है, तो यहाँ पर विधुशेखर भट्टाचार्य जो हैं वो पंक्ति से पाली की उत्पत्ति मानते हैं, और भोलानाथ तिवारी जी पूरा इसका विकास क्रम बताते हैं। मैं वहीं से आपको पढ़कर बता देती हूँ। वो कहते हैं कि पंक्ति से पंक्ति बना, पंक्ति से पत्ती बना, पत्ती से पट्ठी बना, और पट्ठी से बना है पल्ली, और पल्ली से पाली बना है शब्द। ठीक है, और फिर अगला जो मत हमारे सामने है वो ये है कि जो पाली शब्द है वो पल्ली से बना है। पल्ली ग्राम को कहा जाता था, और गांव की भाषा होने के कारण, ग्रामीण भाषा होने के कारण क्या नाम पड़ गया भाषा का, पाली भाषा नाम पड़ गया। अगला जो मत है वो है भंडारकर और वाकर नागल का। तो ये कहते हैं कि प्राकृत शब्द का ही विकृत रूप क्या है, पाली है। तो ये यहाँ पर इसका विकास क्रम बताते हैं, वो भी मैं आपको भोलानाथ तिवारी जी की किताब से बता देती हूँ। ये है पेज नंबर 31, 30 और 31 इस पे दिया हुआ है ये, और किताब है भोलानाथ तिवारी जी की हिंदी भाषा का इतिहास। तो इसमें ये कह रहे हैं कि प्राकृत से पाकट बना, पाकट से पाड़ बना, पाड़ से बना है पाल, और पाल से बना है पाली। तो इस तरह से ये इसका विकास क्रम बता रहे हैं यहाँ पर। अगला मत जो हमारे सामने है वो है कौशाम्बी का, बौद्ध विद्वान है कौशाम्बी। तो वो कह रहे हैं कि चूंकि पाली भाषा जो है उसने बुद्ध धर्म की रक्षा की, बौद्ध जो भगवान बुद्ध हैं उनके वचनों को संरक्षित किया, इसलिए बौद्ध धर्म को पालने के कारण पाली को कहा गया है रक्षा करने वाली भाषा। तो पाली जो शब्द है वो बना कहाँ से है, पाल शब्द से बना है, और बौद्ध धर्म को इस भाषा ने पाला है, आश्रय दिया है, इसीलिए क्या नाम पड़ गया भाषा का, पाली। अगला जो मत है वो है मैक्स वेलेसर का। मैक्स वेलेसर कहते हैं कि जो ये भाषा थी पाली वो पाटलिपुत्र से संबंधित थी, और पाटलिपुत्र से संबंधित होने के कारण इसका नाम पाली पड़ गया। अगला जो यहाँ पर मत है वो भोलानाथ तिवारी जी के अनुसार सबसे प्रामाणिक मत है इन सब में, और वो मत किसका है, भिक्षु जगदीश कश्यप का। तो बौद्ध भिक्षु हैं जगदीश कश्यप, उनका मत है ये। वो मानते हैं कि जो पर्याय है उससे पाली बना है, और किस तरह से बना है, पर्याय से बना है पलियाय, पलियाय से पालियाय, और पालियाय से बना है पाली। ठीक है, तो यहाँ से सीधा सीधा आपसे पूछा जा सकता है कि पाली जो शब्द है उसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो आप फिर ढूंढ सकते हैं, इनमें से कोई भी शब्द आपको दिख जाए आप उसके साथ जाएंगे, और यदि ये सारे शब्द दिख जाएं आपको तो फिर आप किस शब्द के साथ जाएंगे, पर्याय शब्द के साथ जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ से प्रश्न बना कि पाली की उत्पत्ति किससे हुई है, और आपको विकल्प दे दिए जाएं कि पर्याय से हुई है, परिमल से हुई है, या पल्ली से हुई है, या फिर पंक्ति से हुई है। तो फिर आप इस तरह से इनको एलिमिनेट कर सकते हैं कि हाँ पर्याय हमने पढ़ा है पाली के संदर्भ में, पल्ली पढ़ा है, पंक्ति पढ़ा है, ये शब्द नहीं पढ़ा है। मतलब कोई भी शब्द एक्स्ट्रा दे दिया जाए आपको तो आप उसको एलिमिनेट करके वही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पर पाली भाषा का प्रदेश अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताया है, तो इसमें तो कुछ विशेष समझाने जैसा है नहीं, आप एक बार देख सकते हैं। मैंने बस इसको थोड़ा सा ठीक तरह से रख दिया है। जैसे मगध है तो मगध किस किस ने माना है, सभी विद्वानों के नाम यहाँ पर एक साथ दे दिए हैं। ग्रियर्सन मानते हैं, राहुल सांकृत्यायन,
श्रीलंकाई बौद्ध और चाइल्डर्स, ये लोग मानते हैं मगध वाला क्षेत्र है पाली का। भोलानाथ तिवारी जी क्या मानते हैं? तो भोलानाथ तिवारी जी मानते हैं पाली का प्रदेश मध्य देश है, जो मध्य प्रदेश है वो पाली का प्रदेश है। और उज्जैनी कौन मानता है? तो वेस्टरगार्ड और स्टेनकोनो। अब आपको इसको किस तरह से सेलेक्टिवली याद करना है, जैसे मान लीजिए आप एमपी का कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, तो उस समय आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप ये दो तो बहुत ध्यान से याद रखें ही, कि पाली को उज्जैनी या विंध्य प्रदेश की भाषा किसने कहा है और पाली को मध्य प्रदेश की भाषा किसने कहा है। हालांकि इम्पॉर्टेंट आपके लिए सभी हैं, कई बार यहाँ से प्रश्न बना भी है कि मथुरा की भाषा कौन कहता है, तो मथुरा की भाषा कौन कहते हैं? देवेंद्र नाथ शर्मा कहते हैं। इसके लिए कुछ विशेष नहीं करना होता, थोड़ा सा अपने दिमाग में चीज़ों को जिस तरह से भी आपको याद होती हो उस तरह से सेट किया जा सकता है। जैसे मथुरा है तो मथुरा कृष्ण से संबंधित है, और कृष्ण को तंग किसने किया था? इंद्र ने काफ़ी परेशान किया था। तो हम इस तरह से भी कनेक्ट करके चीज़ों को याद रख सकते हैं कि मथुरा को किसने कहा? देवेंद्र नाथ शर्मा ने कहा। कौशल है, कलिंग है, तो रीज डेविड और ओल्डेनबर्ग ने क्या कहा है? कलिंग कहा है, और रीज डेविड ने क्या कहा है? कौशल। चलिए, और भोलानाथ तिवारी जी क्या कहते हैं कि पाली अपने मूल में मध्य प्रदेश की भाषा है। तो ये हमने ऊपर भी देख लिया, और आगे वो कहते हैं कि अपने मूल रूप में पाली को सौरसेनी प्राकृत का मूल रूप मान सकते हैं। तो जो आगे हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं, कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा हम जब पढ़ेंगे तो उसके कई सारे भेद पढ़ेंगे, और उन्हीं भेदों में से एक भेद होगा सौरसेनी प्राकृत। तो अब आपको क्या याद रखना है कि जो सौरसेनी प्राकृत है, प्राकृत का एक भेद होगा सौरसेनी प्राकृत, वो किससे विकसित हुआ है? इसी पाली भाषा से विकसित हुआ है, जो कि मध्य देश में बोली जाती थी। मध्य देश कहाँ था? तो उस समय ये जो मथुरा वाला यदि हम हिस्सा कहें, ये एमपी के इधर वाला, जो एमपी के ऊपर ये वाला जो हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा कहलाता था मध्य देश या मध्य प्रदेश। मथुरा, सूरसेन, और वहीं सूरसेन प्रदेश है, और सूरसेन प्रदेश के कारण ही इसको क्या कहा जाता था? सौरसेनी। ठीक है, तो यहाँ पर पाली का क्षेत्र मानते हैं भोलानाथ तिवारी, जिससे आगे चलकर सौरसेनी प्राकृत का विकास हुआ। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये क्लासेस आपको पसंद भी आ रही होंगी और समझ भी आ रही होंगी। यदि कोई डाउट रह जाता है किसी स्लाइड में या किसी भी जगह, तो आप टाइम वो मेंशन कर दें कि ये चीज़ ठीक से समझ में नहीं आई, या जो भी आपका डाउट है आप उसको डिटेल में लिख दें, तो मैं ज़रूर से उसको देखूंगी और नेक्स्ट क्लास में हम उसको शामिल भी कर लेंगे। तो ठीक से पढ़ते रहें, और पीपीटी, पीडीएफ इन सब के चक्कर में ना पड़े, अपने हाथ से खुद के नोट्स बनाइए। क्या होता है जब आप लिखते हैं, दरअसल याद कैसे होता है, हमें ऐसे याद नहीं होता कि हमने एक पेज पढ़ लिया और हमें याद हो गया। जब आपने एक बार उस पेज को पढ़ा, फिर आपने उस चीज़ को लिखा, इस प्रोसेस में आपका दो बार पढ़ना हो गया, एक बार पढ़ना, एक बार रिवीजन करना। और जब आप किसी चीज़ को अपने हाथ से लिख लेते हैं तो कई बार ठहर कर देखते हैं कि अच्छा हम इस पे रुके हैं, ये हमने लिखा है, तो वो जो समय आप दे रहे होते हैं अल्टीमेटली वही वो समय है जो चीज़ों को आपके दिमाग में फीड करता है, और वही चीज़ें हैं जो आपको परीक्षा में काम आएंगी। परीक्षा में आप ना तो अपना रजिस्टर ले जा सकते हैं, ना कोई पीडीएफ ले जा सकते हैं, तो समय दीजिए ना, दिमाग में चीज़ें बैठने में समय लगता है, और वो समय आप देंगे तो आपके लिए ही बेहतर होगा। तो बस फिर आज की क्लास अपनी इतनी ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम प्राकृत भाषा को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, और आप अपना ख्याल रखें।